को सुनाई दे रहा है? ओके, ठीक है। तो आज हम ब्रिक का सेकेंड पार्ट को शुरू करने वाले हैं। यहाँ पे हम टेस्टिंग डिफेक्ट्स और ब्रिक बॉन्ड्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट, ऑलरेडी हमने ब्रिक्स के बारे में कुछ ना कुछ देख लिया, जैसे कि हमारा ब्रिक्स का जो मेटेरियल ब्रिक्स किस सॉइल से बनता है, किस तरह का सॉइल से बनते हैं, बेसिकली इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, और उस इंग्रेडिएंट्स में से कोई कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट होता है, उन लोगों का परसेंटेज कितना होता है, उनके बारे में हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ओके, अभी हमें क्या करना है कि अभी हमें देखना पड़ेगा ब्रिक्स का जो टेस्टिंग है, उसके अंदर में क्या क्या टेस्ट होगा, उसको हमें देखना पड़ेगा। ओके, तो इन सब चीजों को पहले हम देख लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। नेक्स्ट हम टेस्टिंग के बाद हम उसके अंदर का डिफेक्ट्स को देखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स से। ओके, तो टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स। ओके, तो ब्रिक का कुछ कुछ टेस्ट होते हैं जो कि फील्ड टेस्ट होते हैं और कुछ कुछ हमारा लैब टेस्ट होते हैं। ओके, मेनली हम अभी फील्ड टेस्ट के बारे में ही दोनों तरह का टेस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी यहाँ पे। ओके, ओके, तो सबसे पहला जो हमारा टेस्ट है वो है डायमेंशन टेस्ट। डायमेंशन टेस्ट, ओके। और ये डायमेंशन टेस्ट जो होता है वो IS 1077 से हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो डायमेंशन टेस्ट का जो प्रोसीड्यूर होते हैं वो IS 1077 में दिया होता है, ठीक है। तो इस तरह का टेस्ट में जनरली हम क्या करते हैं, हम 20 नंबर्स ऑफ ब्रिक्स को सिलेक्ट करते हैं। ओके, फिर उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, एक साथ सुला देता है और उसके बाद जो इसमें जो डिफरेंसेस आते हैं, मेजरमेंट जो होते हैं, उसका मेजरमेंट्स को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये 20 ब्रिक्स का डायमेंशन में क्यूमुलेटिव डायमेंशन को देख लेते हैं कि कितना डिफरेंस आया, उसको हम देख लेते हैं। ओके, तो वो किस तरह से हम करते हैं कि अगर लेंथ का मेजरमेंट करना है तो अलोंग द लेंथ हम मेजर करेंगे 20 ब्रिक्स का, और अगर हमें विड्थ का कंसीडर करना है तो अलोंग द विड्थ को कंसीडर करेंगे, और मेजरमेंट अगर हाइट का करना है तो अलोंग द हाइट कैलकुलेशन करना होगा। तो ड्राइंग को देखने से हमारे लिए सबका समझने में आसान हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से होगा। यहाँ पे मैं एक पिक्चर को आप लोग के लिए यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। ओके, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अलोंग द लेंथ अगर मेजरमेंट करना है, अगर हमारा लेंथ को कैलकुलेट करना है तो अलोंग द लेंथ हम मेजर करेंगे यहाँ पे। ओके, और सिमिलरली इस तरह से विड्थ को, मतलब इसको सुला देंगे अकॉर्डिंग टू इट्स विड्थ, और यहाँ पे देखिए ये हाइट होगा ब्रिक का, इस हाइट को एक साथ कंसिडर करेंगे, और जो हमारा डिफरेंसेस है तो मतलब हम इस डिफरेंस को देखेंगे कि 20 ब्रिक्स में कितना डिफरेंस आया। ओके, क्योंकि हर एक ब्रिक में, क्योंकि ये क्ले प्रोडक्ट है और इसको कभी कभी हैंडमेड भी बनाया जाता है, तो आप लोग जब इसको मतलब हीट करोगे, बर्न करोगे, तो उसमें डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो हम देखेंगे कि कितना डिफरेंस आने वाला है, उसको हम देखेंगे। ओके, तो इस हिसाब से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और और ये जो ब्रिक्स को हम जो सिलेक्ट करते हैं वो रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है। ओके, रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है और हम उसको हर एक डायमेंशन के हिसाब से मेजर करते हैं। तो जो भी डिफरेंस आप लोगों को मिलेगा वो 20 नंबर्स ऑफ ब्रिक का टोटल लेंथ का हिसाब से मिलेगा, ठीक है। तो समझ लीजिए एक ब्रिक का लेंथ जो 20 सेंटीमीटर है, तो अगर अकॉर्डिंग टू, अगर हम उस हिसाब से रखेंगे 20 इंटू 20, बेसिकली 400 सेंटीमीटर का हमें लेंथ मिलना चाहिए।
तो उससे ज्यादा या कम होगा तो हमें पता चलेगा कि टोटल 20 ब्रिक्स में हमारा डिफरेंसेस कितना आता है। ओके, तो इंडिविजुअल डिफरेंस को हम कंसिडर नहीं करते, हम 20 को एक साथ कंसिडर करते हैं। और ये जो हमारा डिफरेंसेस होगा कि कितना डिफरेंस हो सकता है, वो अलग अलग तरह का कंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग मतलब टॉलरेंस को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ये है डायमेंशन टेस्ट। डायमेंशन टेस्ट के लिए हमें इस तरह से अकॉर्डिंग टू लेंथ वी कैन हाइट के हिसाब से इसको मेजर करना होता है। नेक्स्ट हमारा आता है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। सर डायमेंशन का कुछ वैल्यू नहीं है क्या सर? नहीं, देखिए एक ब्रिक का डायमेंशन कितना होता है वो तो हमें मालूम है। समझ लीजिए एक ब्रिक का डायमेंशन कितना होता है, हमारा 20 सेंटीमीटर का एक ब्रिक होता है, सॉरी 19 सेंटीमीटर का एक ब्रिक होता है। ठीक है, तो 19 इंटू 20 हमारा कितना होना चाहिए, उस हिसाब से हमें टोटल लेंथ मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए कि अगर लेंथ को हम कंसिडर करेंगे तो हमारा 19 इंटू 20 इस हिसाब से हमें लेंथ मिलना चाहिए। तो टोटल कितना होगा, 380 सेंटीमीटर हमारा टोटल लेंथ मिलना चाहिए। ओके, लेकिन कितना डिफरेंस हम अलाउ करेंगे, कितना डिफरेंस को हम रिजेक्ट करेंगे, वो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू हम किस तरह का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो काम के ऊपर डिपेंड करेगा। इसीलिए ये आईएस कोड को मेंशन किया जाता है कि आईएस कोड से हमें देखना पड़ेगा कि हमारा टॉलरेंस कितना होगा। अलग अलग काम के लिए अलग अलग टॉलरेंस होते हैं। सर उसका टॉलरेंस वैल्यू कुछ नहीं पूछेगा क्या हम लोग को? टॉलरेंस नहीं, टॉलरेंस वैल्यू नहीं पूछेगा क्योंकि बहुत सारा डिफरेंट टॉलरेंस है। आपको अगर मतलब सारा का सारा मतलब समझ लो आप एज ए, ये कब काम आएगा उसको समझ लीजिए। ये काम आएगा अगर आप एज एन इंजीनियर साइट में काम कर रहे हैं और आपके लिए ब्रिक का डायमेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर ब्रिक का डायमेंशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तब हम इस आईएस कोड को निकाल लेंगे। ये आईएस कोड को लेके उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि हमारा काम क्या है और उस हिसाब से टॉलरेंस क्या है। ठीक है, ओके सर। ओके, तो चलिए मैं इसको निकाल देता हूँ। नेक्स्ट हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट हमारा क्या होता है कि बेसिकली वाटर कहाँ से कहाँ पे घुसेगा, जो पोर्स होगा, मतलब कितना पानी ये एब्जॉर्ब करता है, वो डिपेंड करता है कि हमारा ब्रिक के अंदर कितना खाली जगह है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा खाली जगह को दिखाएगा कि ब्रिक के अंदर में कितना खाली जगह होता है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि इसको मतलब 40 मतलब हमारा जो यहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट का जो लिमिट है, इसका लिमिट पूरा क्लियरली दिया गया है कि इसको मतलब एब्जॉर्प्शन टेस्ट जो होता है कॉम्पैक्टनेस के हिसाब से ये एब्जॉर्प्शन होगा और इसको 48 आवर्स तक हम कंसीडर करके रखेंगे। तो कुछ कुछ एब्जॉर्प्शन जो है, जो लो एब्जॉर्प्शन माना जाएगा, वो लेस देन 7% एब्जॉर्ब करेगा, उसको हम बोलेंगे लो एब्जॉर्प्शन टेस्ट। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। ओके, तो बेसिकली वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट क्या समझाते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। ओके, इट शोज द कॉम्पैक्टनेस of bricks. Okay, okay, again water absorption value shows the degree of burning. कितना अच्छी तरह से ये बर्न हुआ है उसको भी हम कंसीडर करेंगे। ओके, तो लो एब्जॉर्प्शन जो हम बोलेंगे, अगर लेस देन 7% एब्जॉर्ब हुआ,
वाटर एब्जॉर्प्शन लेस देन 7% होने पर ये इंडिकेट करेगा हमारे लिए लो एब्जॉर्प्शन। और लो एब्जॉर्प्शन होने का मतलब क्या है, इस ब्रिक में वाटर के वजह से, मतलब वाटर डैम, मतलब अगर समझ लीजिए ब्रिक के अंदर पानी घुस गया और वो फ्रीजिंग हो गया। फ्रीज होने पर क्या होगा, पानी जनरली, पानी का जब फ्रीज होते हैं तो पानी का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होते हैं, और जो ब्रिक पानी को कम सोखेगा वो फ्रीजिंग के वजह से टूटने का चांसेस कम होता है। तो ये क्या समझाते हैं, हाई रेजिस्टेंस towards freezing। Okay. फिर उसके बाद हम कंसीडर करेंगे कुछ कुछ ऐसा भी ब्रिक होते हैं जिसको हम हाईली, मतलब उसको बहुत ज्यादा जलाया जाता है, ठीक है। जब एक ब्रिक को बहुत ज्यादा जलाया जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं विट्रिफिकेशन। ओके, तो ये जो होता है ये बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट ब्रिक बन जाता है, और उसमें जो होता है कि हमारा वाटर एब्सॉर्प्शन का वैल्यू जो होता है वो इवन लेस देन 3% होते हैं। तो इसके लिए कंसीडर करेंगे for vitrified water absorption, WL is equal, water absorption is less than 3% in 48 hours। ओके, तो बाकी जो परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं कि आप लोगों को ऑलरेडी मैंने फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए परसेंटेज बता दिया है, जो वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में 12 to 15% फर्स्ट क्लास ब्रिक बनता है, और हमारा जो जो अप टू 20% हमारा सेकेंड क्लास ब्रिक बनता है। तो उसको भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा जो अगर 12 to 15% हमारा अगर एब्जॉर्प्शन है, ओके, तो वाटर एब्जॉर्प्शन, तो इसका मतलब है फर्स्ट क्लास ब्रिक। और अगर हमारा अप टू 20% तक अगर हमारा एब्जॉर्प्शन होता है तो ये हो जाएगा सेकेंड क्लास। बाय द वे, दोनों ही हमारा गुड ब्रिक के अंदर में आता है। अगेन ये चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है कि वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट अकेले ही ब्रिक का क्वालिटी को जनरली डिनोट नहीं करता। सिर्फ वाटर एब्जॉर्प्शन को देख के हम नहीं बता सकते कि ये जो है हमारा बहुत ही अच्छा ब्रिक है या ये ब्रिक बहुत ही खराब है, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ ऐसा भी ब्रिक है जो 7% से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन फिर भी हाई रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग दिखाता है। तो ये चीज को समझ लीजिए कि वाटर एब्जॉर्प्शन जस्ट मतलब एक सिंगल मतलब टेस्ट नहीं है, सिर्फ ये टेस्ट करके हम ब्रिक का क्वालिटी को डिनोट नहीं कर सकते। ओके, तो इस टेस्ट को किस तरह से किया जाता है और कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है जनरली, तो हमें क्या करना पड़ता है, इन जनरल हमें इसको 24 आवर्स के लिए पानी में भिगो के रखना होता है, और वो गर्म नहीं, ठंडा पानी में भिगो के रखना होता है, ठीक है। तो इसका जो प्रोसीड्यूर होगा, मतलब जनरली इसको क्या करेंगे हम, immerse in water for 24 hours, 24 hours immersion in cold water। ओके, तो 24 आवर्स इमर्शन इन कोल्ड वाटर करना पड़ेगा। तो क्या होगा, तो हमें जो मिलेगा इसका एक हम वेट को कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो उसको वेट को कंसीडर करेंगे पानी इसके अंदर घुसने के बाद। ओके, फिर जो क्या करेंगे उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वाटर एंड कैलकुलेट द वेट। इसको हम W2 बोलेंगे, ठीक है, पहले W2 आता है। फिर उस ब्रिक को हम निकाल के ओवन ड्राई करेंगे। ओके, ओवन ड्राई कितना करना है, 105 डिग्री टू 115 डिग्री
हम ओवन में डालेंगे इसको अगेन 24 आवर्स के लिए। 24 आवर्स ओवन ड्राई at 105 डिग्री टू 115 डिग्री। ओके, तो जो हमारा ब्रिक होगा उस ब्रिक को 24 आवर्स के बाद उसको बाहर निकाल लेंगे और उसको ठंडा होने देंगे। ओके ओके, और इसका वेट को कंसीडर करेंगे एज W1। ओके, तो ऑब्वियसली ये कम वेट होगा, तो अल्टीमेटली जो वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू होगा इन परसेंटेज में निकलेगा, वो होगा W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W1 इंटू 100%। ओके, इस तरह से हम टेस्ट को कंसीडर करेंगे, वाटर एब्जॉर्प्शन को टेस्ट कंसीडर करेंगे। इस तरह से वाटर एब्जॉर्प्शन का कैलकुलेशन हमें मिलेगा। ओके, इसके अलावा वाटर टेस्ट का, ये तो कोल्ड वाटर टेस्ट है, कोल्ड वाटर में जो टेस्ट किया गया है इसको हम कंसीडर करते हैं कोल्ड वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। इसके अलावा दूसरा एक टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं बॉइलिंग वाटर टेस्ट। ओके, और उसको 5 आवर्स के लिए कंसीडर किया जाता है, उसको हम लिखते हैं इस तरह से है 5 आवर्स बॉइलिंग वाटर टेस्ट। ओके, ओके, तो जो हमारा यहाँ पे जो ओवन ड्राइड ब्रिक है उसका तो ऑलरेडी हमारा कैलकुलेशन रहेगा W1। ओके, तो हम अगेन उसको कंसीडर करेंगे। W1 इज द वेट ऑफ ओवन ड्राइड ब्रिक। देन इसको क्या करेंगे, 5 घंटे के लिए उसको क्या करेंगे, बॉइलिंग वाटर में डाल देंगे। ओके, मतलब 5 आवर्स इमर्शन इन बॉइलिंग वाटर। और जो हमारा वेट होगा उसको हम कंसीडर करेंगे W3। ओके, अब ये W3 को हम कंसीडर करेंगे, तो अभी यहाँ का जो वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंटेज होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंटेज इज इक्वल टू W3 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W1 इंटू 100%। ओके, इस तरह से हम परसेंटेज को कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो परसेंटेज का वैल्यू अकॉर्डिंग टू जीसी है। ओके, ये दोनों टेस्ट का अलग अलग हमारा वैल्यू नहीं है, दोनों टेस्ट को जस्ट अलग अलग से किया जाता है। ये 24 आवर्स के लिए किया जाता है, ये 5 आवर्स के लिए किया जाता है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टेस्ट के लिए, जिसमें हमें कंसीडर करना पड़ेगा वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट हो गया, डायमेंशन टेस्ट हो गया, अब हमें देखना पड़ेगा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। ओके, तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिमिलर जैसे हम कॉम्प्रेसिव टेस्ट ऑफ कंक्रीट ब्लॉक करते हैं, कंक्रीट के लिए कंसीडर करते हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी कंसीडर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि नंबर ऑफ जो स्पेसिमेन लिया जाता है, हम 6 स्पेसिमेन को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंसीडर करेंगे इस तरह से। 6 bricks है, consider of test, number of specimen होगा 6। ओके,
और जो हमारा जो स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है उसको हम कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में हम इसको कंसीडर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो क्या है कि इस चीज को वो जो स्पेसिमेन होगा, इस स्पेसिमेन को क्या किया जाएगा रूम टेम्परेचर में, मतलब पहले हम रूम टेम्परेचर में इस स्पेसिमेन को प्रिपेयर किस तरह करेंगे उसको देख लेते हैं। तो पहले हम 24 आवर्स के लिए वाटर इमर्जन करेंगे। ओके, और इस तरह से क्या करेंगे, जो भी उसका फिर उसको निकाल के जो भी इसके ऊपर का जो भी पानी होगा उसको हम साफ कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो भी इसका ऊपर में एक्स्ट्रा वाटर रहेगा, सरप्लस वाटर, surplus water is removed by cloth। जस्ट हम क्लॉथ से साफ करेंगे, उसका ऊपर में जो भी हमारा पानी रहेगा उसको साफ कर देंगे। ओके, फिर इसके अंदर में देखिए हर एक जो भी हमारा ब्रिक होता है उसमें एक फ्रॉग बोल के चीज होता है। ठीक है, तो फ्रॉग क्या होता है उसके बारे में बता देते हैं। तो जनरली ब्रिक के अंदर में ब्रिक अच्छी तरह से मोटर को और दूसरे ब्रिक के साथ कनेक्ट हो, इसलिए हम यहाँ पे एक खाली जगह रखते हैं। जनरली यहाँ पे ब्रिक का इंडस्ट्री का नाम लेता है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से समझ लीजिए ब्रिक का इंडस्ट्री का नाम लिखा हुआ है। तो ये वाला पार्ट तो खाली रहेगा ना, तो हम क्या करते हैं जनरली इस पोर्शन को हम मोटर से ढक देते हैं। मोटर से इस पोर्शन को ढक दिया जाएगा। ओके, मोटर से ढक के इसको टेस्टिंग के लिए प्रिपेयर करेगा। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं फ्रॉग ऑफ द ब्रिक्स are covered by motor। मोटर से इसको कवर करेंगे। ओके, फिर जो हमारा ब्रिक होगा, क्योंकि ये मोटर भी तो न्याय करके ही डाला गया है ना, तो अल्टीमेटली ऑब्वियसली उसका स्ट्रेंथ पूरा डेवलप नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 डेज के लिए इसको, मतलब हम एक वेट एनवायरनमेंट पे रखना है। ठीक है, 3 डेज के लिए हम बेसिकली बस्ता में इसको डाल के, जूट बैग में इसको डाल के रख देंगे। ओके, 3 डेज हम, सॉरी 3 डेज के लिए हम इसको फिर से वाटर में डालेंगे। सॉरी, 3 डेज के लिए नहीं, 24 आवर्स के लिए हम जूट बैग में डालेंगे। stored in jute bag plus another 3 days water absorption, water immersion। अनदर 3 डेज के लिए वाटर इमर्जन करेंगे। फिर उसके बाद कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन के अंदर में इसको डाला जाएगा और इसको क्या करेंगे, अल्टीमेटली आफ्टर 3 डेज इसको विल प्लेस इट अंडर कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन। कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन, और जो मशीन का जो लोड एप्लीकेशन होगा load applied under a 14 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से लोड को, यूनिफॉर्म लोड के हिसाब से इसको कंसीडर करना पड़ेगा पर मिनट। ओके, लोड इज अप्लाइड एट द रेट ऑफ 14 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मिनट और स्टिल इट्स फेलियर। Still it's failure। ओके, तो जो भी मैक्सिमम लोड होगा उस मैक्सिमम लोड को हम क्या करेंगे, अल्टीमेटली इसका एरिया से, उसका जो फेस एरिया होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। जो भी लोड आएगा उसको फेस एरिया के हिसाब से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो अल्टीमेटली जो कॉम्प्रेसिव सर इसमें
हाँ बोलिए सर, इसमें न्यूटन पर मीटर है ना, mm स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है ना, mm न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीटर नॉट स्क्वायर एमएम, है। मीटर स्क्वायर है ये। अच्छा हाँ अच्छा। नहीं, आपका क्वेश्चन का मैं वैलिडिटी समझता हूँ, क्योंकि न्यूटन के साथ जनरली हम एमएम ही यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे लेकिन ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे न्यूटन पर मीटर। ओके, अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो निकल के आएगा, is equal to maximum load at failure। ओके, ऑब्वियसली ये न्यूटन में आएगा, और इसका जो एरिया को हम कंसीडर करेंगे एवरेज एरिया ऑफ द प्रोसेस। Okay. तो यहाँ पे भी जो हमारा पहले जिस तरह से हम कंसीडर कर सकते थे, यहाँ पे भी हमारा जो ब्रिक का जो हम कंसीडर करेंगे कि कौन सा ग्रेड का ब्रिक है, वो डिपेंड करेगा, नॉट मोर देन 20% फेलियर होना है, ठीक है, नॉट मोर देन 20%। तो इस चीज को लिख देते हैं, इस तरह से कंसीडर करेंगे, सैंपल should not fall below the minimum average compressive strength for given class by not more than 20%। ओके, तो कोई भी ब्रिक का जो स्ट्रेंथ होगा वो उस जिस क्लास का बोला गया है उसका 20% से कम नहीं होना चाहिए, दैट इज आवर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। ओके, तो ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है। अब नेक्स्ट हमारा टेस्ट होगा रैपिड टेस्ट, मतलब तेरा मेरा को हम कंसीडर करने के लिए रैपिड टेस्ट को करेंगे। ओके, तो बेसिकली इसके लिए हम एक जनरली एक वेज किस्म का एक सेक्शन को लेते हैं, जो हमारा रेफरेंस को कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको आप लोगों को इसका पिक्चर दिखा देता हूँ। सर, ये लास्ट वाला पॉइंट को नहीं समझ, थोड़ा हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ। ओके, लास्ट जो मतलब ये कॉम्प्रेसिव टेस्ट का ना। जी जी सर। ओके, इसको पेस्ट कर लेते हैं। ओके, एक बार वापस आते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया, समझ लीजिए कोई भी एक हमारा क्या बोला गया, नॉट मोर देन 20% कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेंथ टू दैट क्लास। ओके, तो जस्ट मैं एग्जांपल के लिए कंसीडर कर रहा हूँ, आप लोग इसको डायरेक्टली वैल्यू मत मान लीजिए। तो समझ लीजिए एक ब्रिक का कोई एक क्लास है, मैं जस्ट एग्जांपल की तरह कंसीडर कर रहा हूँ, समझ लीजिए क्लास 1, तो फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्लास का ब्रिक का जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो है 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, तो क्या होना है कि इसका 20% से कम नहीं होना है, तो 10% का 20% क्या हो गया, तो 8 हो गया। तो जो भी हमारा वैल्यू होगा, अगर मैं फर्स्ट क्लास ब्रिक कंसीडर कर रहा हूँ, तो उसका जो लोड निकल के आना है वो
8 न्यूटन पर mm स्क्वायर से नीचे नहीं होना चाहिए, उसका ऊपर होना होगा। समझ में आ गया? 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर फर्स्ट क्लास ब्रिक को कंसीडर किया जाता है। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक बोल के मुझे जो ब्रिक दिया गया है उसको फर्स्ट क्लास में ही रहने के लिए एटलीस्ट मिनिमम 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी होना है। अगर 8 से कम हो गया तो हम नहीं बोल सकते कि ये वो फर्स्ट क्लास ब्रिक है, ये सेकेंड क्लास ब्रिक में आ जाएगा। क्लियर है सर? फिर लेकिन उसमें फर्स्ट क्लास ब्रिक का तो 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हाँ से हाँ हाँ कम नहीं होने, ऑब्वियसली कम नहीं फिर होना है। एक होने से तो सर ये सेकंड क्लास में आ जाएगा। नहीं, सेकेंड क्लास के लिए 7.5 है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे टेस्ट कर रहे हो 6 एवरेज, कोई भी एक मतलब एवरेज टेस्टिंग वैल्यू को कंसीडर करोगे, 6 नंबर्स ऑफ ब्रिक को कंसीडर करोगे, ठीक है। तो 6 नंबर्स ऑफ ब्रिक में हर एक अगर 8 न्यूटन mm स्क्वायर दे देगा तो ऑब्वियसली वो फेल है। ओके, तो हर एक को नहीं, कोई एक को, 6 में से कोई एक के लिए ये है, ठीक है। 6 में से कोई एक के लिए है 20%, ओके ठीक है। जी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ सकते हैं हम। हाँ सर, ओके आगे। चलिए, ओके। अब नेक्स्ट ये जो है हमारा वेज के ये जो वेज है, ये वेज को किस लिए यूज किया जाएगा? इसको रेफरेंस के लिए, मतलब तेरा मेरा कितना है उसको जानने के लिए हम कंसीडर करते हैं। इसका जो आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, यहाँ पे जो इसका डायमेंशन दिया गया है, ओके, हर एक डायमेंशन पे है, यहाँ पे लिखा नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, ये हर एक डायमेंशन पे है, सभी डायमेंशन पे है। ओके, तो इसमें क्या किया जाएगा, जो ब्रिक को है, ब्रिक को इस सरफेस में डाला जाएगा, ओके। और जो हमारा डेविएशन है उसका स्ट्रेटनेस को फिर उसके ऊपर से देखा जाएगा। तो मैं इस तरह से क्या कर सकता हूँ, दो चीज को मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, यहाँ पे मैं एक एक करके लिख देता हूँ। 10 नंबर्स ऑफ ब्रिक्स आर यूज्ड फॉर टेस्टिंग, 10 ब्रिक को यूज करेंगे टेस्टिंग के लिए, ओके। और ये जनरली हमारा जो है इसको हम क्या लिखते हैं, इस तरह से लिख देते हैं, टेस्ट इज conducted with the help of flat glass or steel surface or wedge of steel, wedge of steel 60 by 15 by 15 mm. Okay. तो यहाँ पे क्या होगा, हम ब्रिक को इसका सरफेस के ऊपर, फ्लैट सरफेस के ऊपर रख देंगे और उसका मतलब कितना डिस्टेंस पर ये खड़ा है, इसको लिए हम एक ड्राइंग को, मतलब मैं एक ड्राइंग के हिसाब से इसको दिखा देता हूँ। कॉनकेव रेफेस और कॉन्वेक्स रेफेस दो है, एक है कॉनकेव रेफेस और दूसरा है कॉन्वेक्स। ओके फिर इसको क्या करेंगे, अभी पहले हम इसको एक
स्ट्रेट लाइन में, मतलब समझ लीजिए एक स्ट्रेट सरफेस में इसको पहले प्लेस करेंगे। तो मैं इसको दिखा देता हूँ यहाँ से। समझ लीजिए ये एक फ्लैट सरफेस है और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ब्रिक को रख देंगे। जो हमारा ब्रिक होगा इसके ऊपर रख देंगे। ओके, अगर ब्रिक में कॉनकेव रैपेज हुआ तो ये ब्रिक इस तरह का होगा। ओके, तो यहाँ पे जो इसका जो डेविएशन है, इस डेविएशन को हम स्टील रूलर और इस वेज से, किसी भी एक वेज से मेजर कर लेंगे। वेज को मतलब साइड से होके घुसा देने पर हमें यहाँ पे डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ये जो 13 रूलर है, एक्चुअली ये 15 सेंटीमीटर का हाइट का है। यहाँ पे अगर ब्रिक का पार्ट, ब्रिक के अंदर में इसको घुसा देना है। ठीक है, तो ये इसको मैं किस तरह से दिखाऊं, समझ लीजिए ये ब्रिक है फ्लैट सरफेस के ऊपर, और जो हमारा ये जो वेज है, वेज को अगर यहाँ पे मतलब कुछ कर्व है, जैसे कि यहाँ पे कर्व है, मैं यहाँ पे घुसा दूंगा तो ये समझ लीजिए इस तरह से घुस जाएगा। ओके, थोड़ा सा जल्दी है। और यहाँ पे आपको वैल्यू दिखाई देगा कि कितना वैल्यू में इसका कर्वेचर है। ठीक है, कितना इसका मतलब 13 कितना है उसको हम पता लगा सकते हैं। कॉन्वेक्स रैपेज में इस तरह से सेंटर में घुसेगा, और कॉन्केव रैपेज होगा जब, तब ये कुछ अलग तरीके का होगा। तो समझ लीजिए इसको इस तरह से हम एक फ्लैट सरफेस में रख देंगे। फिर उसके बाद जो हमारा ब्रिक होगा, उस ब्रिक अगर कॉन्केव कॉन्वेक्स है अभी, तो कॉन्वेक्स होने पर ये ब्रिक कुछ इस तरह का होगा। ओके, तो फिर हमारा जो वेज है, वेज को फिर से साइड से होके हम डाल देंगे, और हमारा जो भी हमारा मेजरमेंट है, ये वेज को यहाँ पे डाल देने पर हमें मेजरमेंट इस जगह पे मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है, उस मेजरमेंट्स को हम कर लेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका मैक्सिमम कर्वेचर कितना है, कितना रैपेज है। ओके, तो उस हिसाब से हम रैपेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, जो भी वैल्यू आएगा उसका मैक्सिमम वैल्यू को हम एज ए रिपोर्ट करेंगे रैपेज की तरह। ठीक है, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑन द वेज इज considered as rैपेज। ओके, तो ये है रैपेज टेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है ई फ्लोरोसेंस टेस्ट। सर लास्ट पॉइंट को एक और दिखा दें। हाँ हाँ, इसको देखिए। सर हो गया। ओके, ठीक है। इसके लिए हम कंसीडर करेंगे IS 3495 पार्ट 3। ओके, तो इस टेस्ट को किस तरह से कंसीडर किया जाता है उसको हम देखते हैं। The ends of bricks are kept in 150 dia porcelain jars.
containing 25 mm depth of water at room temperature. Okay, till the water is absorbed and or evaporated. तो यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, हमें एक पोर्सलिन ग्लास को लेना है, पोर्सलिन या कोई भी ग्लास का एक डिश को लेना है। ओके, तो यहाँ पे डायमेंशन को भी कंसीडर कर दिया गया है कि 150 mm दाया कंसीडर करना है। ठीक है, तो इसका जो दाया होगा 150 mm। ओके, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे हम पानी डाल के रखेंगे, यहाँ पे पानी डाल के रखेंगे। और कितना पानी होगा हमारा, ये पानी का हाइट के बारे में भी बोला गया है, ये 25 mm डेप्थ का पानी को रखना है। फिर उसके ऊपर में हमें क्या रखना पड़ेगा, अपना ब्रिक को रखना पड़ेगा। ब्रिक का एक एंड को इसके अंदर पे रखना है, इस तरह से रखना है। कब तक रखना है, जब तक ये पानी पूरा ये सोख ना ले या वो खुद ब खुद पानी यहाँ से इवापोरेट ना हो जाए। ठीक है, जब तक ये पानी गायब नहीं होगा तब तक ये रहेगा। ओके, और इसके लिए हमें रूम टेम्परेचर में इसको रखना है। रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, तो हम बोल सकते हैं ये 20 to 30 डिग्री सेल्सियस के अंदर में रखा जाएगा इसको। ओके, तो इस तरह से हमें कंसीडर किया जाएगा। और उसके बाद हम क्लासिफिकेशन को किस तरह से देखेंगे कि अगर इफ्लोरोसेंस है, तो आप लोग जानते हो इफ्लोरोसेंस कब होता है, जब एल्काली प्रेजेंट होते हैं। तो एल्काली क्या करते हैं, पानी के साथ रिएक्ट करके कुछ क्रिस्टल फॉर्म कर लेते हैं, और एक बार वो पानी इवापोरेट हो जाता है तो क्या होता है कि एल्काली का रेसिड्यू एज व्हाइट पैचेस इसके सरफेस में दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमें एक टेबल को देखना पड़ेगा, और उस टेबल से हमें पता लगेगा कि इसके अंदर में कितना इफ्लोरोसेंस है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्टली उस टेबल को डाल देता हूँ, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। Okay. तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर कोई भी हमारा व्हाइट पैचेस नहीं आता है, तो अगर हमारा व्हाइट पैचेस का वैल्यू को हम कंसीडर करते हैं नील। ओके, तो क्या हो सकता है कि इसका मतलब है यहाँ पे इफ्लोरोसेंस हम इन इम्परसेप्टिबल, मतलब पता नहीं है कितना, मतलब यहाँ पे हमारा इफ्लोरोसेंस नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। स्लाइड कैसे बोल सकेंगे, जब तक हमारा यहाँ पे क्या होगा कि 10% एरिया में अगर व्हाइट पैचेस 10% से कम एरिया में व्हाइट पैचेस होता है, तो उसको हम बोलेंगे स्लाइड हमारा इफ्लोरोसेंस है। फिर हम मॉडरेट कब बोलेंगे, जब 50% 10 से 15% के बीच में होगा। हैवी होगा अगर 50% से ज्यादा होगा। और यहाँ पे अगर हमारा पाउडर का ये टुकड़ा मतलब इस तरह से हैवी पूरा कवर कर लेता है, ठीक है, या टुकड़ा निकलना शुरू हो जाता है ब्रिक के सरफेस से पाउडर का, तो हम उसको बोलेंगे सीरियस। ओके, तो जो हमारा जनरल स्पेसिफिकेशन जो होता है, तो इस हिसाब से हम कंसीडर करेंगे। तो ई फ्लोरोसेंस का लिमिट जनरली हमारा होना चाहिए मॉडरेट तक हम अलाउ कर सकते हैं। जनरली नॉर्मल कंडीशन में हम मॉडरेट ई फ्लोरोसेंस तक हम कंसीडर कर सकते हैं, मतलब 10 to 50 तक हमारा अगर ई फ्लोरोसेंस होता है तो हम इसको मतलब क्लास 12.5 के अंदर में रख देते हैं। ठीक है, मतलब हायर क्लासेस के लिए लेकिन ये वैल्यू लेस देन 10% होना चाहिए। तो ये हायर क्लासेस के लिए, ये हमारा मीडियम क्लासेस के लिए। ठीक है, तो ये हाई क्लास के लिए स्लाइट अलाउ किया जा सकता है, और हमारा जो नॉर्मल कॉमन क्लास के लिए हम कंसीडर कर सकते हैं मॉडरेट। तो उससे ज्यादा होगा तो उस ब्रिक को पानी के कांटेक्ट में लाना ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ब्रिक को यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, उस पानी के साथ कांटेक्ट नहीं होना चाहिए ब्रिक का।
तो दिस इज इफ्लोरोसेंस, कॉमन क्लास या कॉमन ब्रिक। तो मॉडरेट तक हम अलाउ करेंगे, कॉमन ब्रिक में हाई क्लास के लिए स्लाइड तक कंसीडर किया जाएगा। ओके, तो ये है इफ्लोरोसेंस। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा डिफेक्ट्स ऑफ ब्रिक्स। हम ब्रिक्स के डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे अभी। ओके, तो एक एक करके कंसीडर करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 में आता है ओवर बर्निंग ऑफ ब्रिक। ओके, तो अगर हम बर्निंग मतलब टेम्परेचर ज्यादा कंसीडर कर लेते हैं तो ये ओवरबर्न ब्रिक हो जाता है। तो ओवरबर्न ब्रिक होने पर क्या होता है कि ये जो हमारा ब्रिक होता है वो शेप लूज कर देता है और इसको कंस्ट्रक्शन के लिए यूज नहीं किया जा सकता। तो ओवरबर्न ब्रिक वो होते हैं जिसमें टेम्परेचर को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और उसके वजह से टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ब्रिक जो है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो वो अपना शेप को लूज करेगा। ओके, तो ओवरबर्न ब्रिक लूजेस its shape, okay, and cannot be used for construction. Construction purpose. Okay. Number 2, underburn bricks. तो यहाँ पे क्या होगा कि अंडरबर्न ब्रिक में तो अच्छी तरह से आग नहीं लगेगा, अच्छी तरह से इसका क्ले मेल्ट नहीं होगा। तो क्या होगा, जो भी पोर्स होगा वो पोर्स अच्छे से बंद नहीं होगा, जिसके वजह से ये बहुत ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन करेगा और उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ लॉस होगा। ठीक है, ओके, तो इस चीज को हम किस तरह से लिखेंगे, क्ले डज नॉट does not melt properly, causing open pores which results in high water absorption and no compressive strength। ठीक है, दो प्रॉब्लम हमें दिखाई देगा, एक तो इसका हाई वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, दूसरा लो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हमें दिखाई देगा किसमें, अंडर बर्निंग ब्रिक में। नंबर 3 हम कंसिडर करेंगे ब्लोटिंग। ओके, तो ये क्या होता है कि बर्न ब्रिक का सरफेस में यहाँ पे स्पॉन्जी स्वेलन मास दिखाई देगा। ओके, ब्लोटिंग में। ओके, तो यहाँ पे at the surface of bricks। ओके, ये किसके वजह से होता है, एक्सेस कार्बोनेशियस मैटर की वजह से होता है और सल्फर की वजह से होता है, ड्यू टू presence of
excess carbonaceous ब्रिक क्ले। ब्रिक क्ले में एक्सेस मतलब कार्बोनाइजेशन, ये कार्बोनाइजेशन सल्फर कंटेंट की वजह से ये होगा हमारा। ओके, तो इस चीज को थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं ताकि आप लोग को याद रहे, कार्बोनाइजेशन एंड सल्फर के प्रेजेंस की वजह से ब्लॉटिंग होते हैं। ओके, ब्लॉटिंग का एक पिक्चर को मैं अगर डालता हूँ तो अच्छा लगेगा, तो एक बार देख लेते हैं हमारे पास कोई पिक्चर है कि नहीं। ओके, ठीक है। इस चीज को यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ। तो ये देख रहे हैं आप लोग, ये इसका स्पॉन्जी, इसका सरफेस किस तरह से स्पॉन्जी लुक दे रहा है इसका सरफेस। तो ये है हमारा ब्लॉटिंग। और इफ्लोरोसेंस का एक पिक्चर को देखिए, डाल देता हूँ मैं आप लोग के लिए। इफ्लोरोसेंस भी एक डिफेक्ट है। ठीक है, तो इसके बाद हम इफ्लोरोसेंस को ही कंसीडर करेंगे। तो मैं इस बात को रिपीट थोड़ा सा पिक्चर को डालने के यहाँ पे ये इफ्लोरोसेंस है। अभी पहले इसको याद कर लेते हैं। दोनों के नीचे हम लिख देते हैं, इसका जो फिगर है उसको हम एक साथ लिख देते हैं कि ये है हमारा ब्लॉटिंग। BLO ब्लॉटिंग इन ब्रिक, और ये इफ्लोरोसेंस। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो ब्लोटिंग क्या होता है। इफ्लोरोसेंस के बारे में अभी डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी हमने इफ्लोरोसेंस के बारे में डिस्कस किया ही है, तो फिर भी एक बार उसको फिर से देख लेते हैं। ये नंबर 3 है, नंबर 4 में आएगा इफ्लोरोसेंस। इफ्लोरोसेंस को ट्रीट करने के लिए देखिए, आपको इफ्लोरोसेंस को शुरुआत में ही ट्रीट किया जाना चाहिए। इफ्लोरोसेंस के लिए आपका जो ब्रिक का जो सॉइल है उसको टेस्ट करके इसमें एल्काली का प्रेजेंस को डिटेक्ट करना चाहिए। अगर एल्काली का प्रेजेंस 10% से ज्यादा है तो उस सॉइल को डिस्कार्ड कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो लेकिन हर एक जगह पे तो ये करेगा नहीं, क्योंकि जो ब्रिक को मैन्युफैक्चर करता है मैक्सिमम साइंटिफिकली तो मैन्युफैक्चर नहीं करते। तो अगर आपने ब्रिक को कलेक्ट किया, देखा कि ब्रिक का तो स्ट्रेंथ ठीक ही है, लेकिन आप जब ब्रिक को पानी में डाल के देखे, इफ्लोरोसेंस का टेस्ट करके देखा आपने, तो पता लगा कि उसमें इफ्लोरोसेंस है। तो अगर आपके घर में इफ्लोरोसेंस कोई कहीं वॉल पे दिखाई दे रहा है, तो आपका काम क्या होगा, इसको पानी से दूर रखना पड़ेगा। ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब होना नहीं देना है। बेसिकली वाटर टाइप जो हमारा जो डॉक्टर फिक्सिट जैसा वाटर मतलब रिपेलेंट कोटिंग जो होता है, उस कोटिंग को प्रोवाइड करना होता है। तब हम ब्रिक में इफ्लोरोसेंस आने से रोक सकते हैं। बेसिकली पानी का कॉन्टेक्ट से ब्रिक को दूर रखना होगा। दैट इज ओनली ऑप्शन एक बार ब्रिक बन जाने के बाद। Efflorescence, okay, it is due to cause,
due to presence of alkali. ओके, तो ऑलरेडी इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इस चीज को भी लिख सकते हैं, कैन बी प्रिवेंटेड by using water repellent mortar or damp-proof course. Damp-proof course. ओके, नेक्स्ट हम और एक डिफेक्ट्स को कंसीडर करते हैं, वो है हमारा ब्लैक कोर। ब्लैक कोर, ओके, तो ये जनरली क्या होगा, अगर हमारा बिटुमिनस मटेरियल अगर यहाँ पे अंदर में है, ठीक है, बिटुमिनस मतलब बिटुमिन कहाँ से बनता है, जनरली जो हमारा और मतलब पेट्रोलियम जैसे जहाँ से निकलते हैं, ठीक है, तो पेट्रोलियम मतलब प्लास्टिक मटेरियल, कुछ इस तरह का मटेरियल होगा जो एक्चुअली इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता, ठीक है। तो अगर क्ले में बिटुमिनस मैटर अगर हो गया या कार्बन इसके अंदर में हो गया, तो वो ऑक्सीडेशन से कम्प्लीटली रिमूव नहीं होता है और इसमें ब्लैक कोर आ जाता है इम्प्रॉपर बर्निंग के लिए। तो एक बार पिक्चर को देखने की कोशिश करते हैं, कोई ब्लैक कोर का पिक्चर को देखने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम इसको लिखेंगे। ओके, ठीक है, तो ये पिक्चर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये ब्लैक कोर बोला जाएगा इसको, ब्लैक कोर। तो ये किसके वजह से होता है उसको भी हम जानते हैं, ये प्रेजेंस ऑफ बिटुमिनस और कार्बन मटेरियल। Due to presence of bituminous matter और कार्बन, which are removed by oxidation or due to improper burning। इम्प्रॉपर बर्निंग की वजह से भी हमें ब्लैक कोर दिखाई देता है। फिर नंबर 6 में आ जाते हैं हम। नंबर 6 डिफेक्ट जो है यहाँ पे वो है हमारा क्रैक्स। ओके, तो क्रैक्स किसके वजह से होता है? ऑब्वियसली अगर हमारा एक्सेस लाइम और हमारा एक्सेस वाटर हुआ और लंप ऑफ लाइम अगर हुआ या एक्सेस वाटर हुआ तो क्या होगा कि क्रैक फॉलो और क्रैक आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को हम कंसीडर कर सकते हैं कॉज ड्यू टू lump of lime। इस चीज को थोड़ा सा कर देते हैं। Presence of lump of lime
एक्सेस वाटर, एक्सेस वाटर। इसके वजह से क्या होगा कि ये लाइम अगर हुआ तो वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा और एक्सपांड होगा और उसके वजह से क्रैक आएगा। ओके स्टूडेंट्स थोड़ा सा रुक जाइए, तो मैं थोड़ा देर के लिए। ओके तो एक्सेस वाटर होने की वजह से क्रैक आएगा, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो लाइम होता है वो पानी को सोख लेता है और उसके वजह से एक्सपांशन होता है, और एक्सपांशन होने की वजह से क्रैक आ जाता है। ओके और अगर मतलब देखो पहले लाइम के बारे में इस तरह से होता है, इफ लाइम इज प्रेजेंट इन लाम, it absorbs water and starts to swell, causing crack. Or if water present in excess, shrinkage happens. Causing cracks. ओके तो ये है क्रैक। फिर नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम को देखेंगे, डिफेक्ट्स को देखेंगे। इस डिफेक्ट्स में आएगा स्पॉट्स। ओके तो बेसिकली क्ले के वजह से डार्क स्पॉट मिलता है, सरफेस में ये डार्क स्पॉट दिखा जाता है। तो इसको देखते हैं, एक पिक्चर के हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं। ओके पिक्चर को डाल करें। ओके तो आप लोग इसका मतलब कॉपीराइट को मत देखिए कि इसका अलग अलग कॉपीराइट होता है। तो मैंने आप लोगों को समझने के लिए इस पिक्चर को डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा कॉपीराइट नहीं रहेगा। तो बेसिकली हम इस चीज को यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। जनरली सल्फाइड का प्रेजेंस की वजह से, अगर क्ले में हमारा सल्फाइड प्रेजेंट होता है, आयरन सल्फाइड, तो ये डार्क स्पॉट हमें दिखाई देता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन सल्फाइड। ओके तो ये जनरली कोई हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन एक्सपोज वर्क के लिए हम यूज नहीं कर सकते। अगर आपने ये डेकोरेशन पर्पस के लिए बना रहे हैं तो ये ब्रिक को यूज नहीं कर सकते, खराब दिखेगा। मेनली वही है। तो इसके वजह से कोई
स्ट्रेंथ में कमी नहीं आता है, बाकी प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे कि क्रैक होने की वजह से स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, ठीक है, तो उस क्रैक को डेवलप होकर वहां से टूट सकता है ब्रिक। ओके, लेकिन यहाँ पे स्पॉट्स में इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, नेक्स्ट नंबर 8 में आ जाते हैं ब्लिस्टर्स। ओके, तो बेसिकली ये एयर एंट्रैप होने की वजह से ब्लिस्टर आता है। देखने में कैसा होता है उसको भी हम पिक्चर के हिसाब से देख लेते हैं। तो ब्लिस्टर को दिखाने का अच्छा पिक्चर तो नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली ये इसमें बाबल जैसा दिखाई देगा, ठीक है, तो बाबल जैसा दिखाई देगा ब्लिस्टर में। तो मतलब ब्रिक के ऊपर कुछ बाबल जैसा फॉर्मेशन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे होगा। हाँ, देख सकते हैं सरफेस अनइवन हो चुका है। इसका कारण क्या है, बेसिकली एयर एंट्रैप हो रहा था इसमें और ड्यूरिंग मोल्डिंग, और उसके वजह से ये क्या होगा, ये मतलब इस तरह से बबल फॉर्म होगा। ओके, तो इसको हम किस तरह से कंसीडर करेंगे, cause due to entrapped air। Air in brief air during मोल्डिंग के दौरान जो एयर एंट्रैप होगा उसके वजह से ब्लिस्टर्स आएगा। ओके, फिर उसके बाद एक है छाप बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं छाप, CHUFF। ओके, तो इसका भी एक पिक्चर हम देख लेते हैं। ये जनरली रेन वाटर की वजह से होता है, तो इसको हम देख लेते हैं या फिर किस तरह से दिखाई देगा। सर ये ब्लिस्टर्स पिक्चर में मतलब कौन सा वाला, कैसे वाला को बोल, इस कौन सा वाला प्रॉब्लम इसका को बोल ऊपर ऊपर का अनइवन पोर्शन देख रहे हैं ना, इसका जी सरफेस जी। ये वाला पोर्शन तो इवन है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए ये अनइवन बन गया है, ठीक है। हाँ हाँ। तो ये अनइवन बनने का कारण क्या है, इसके अंदर में मतलब एयर एंट्रैप था। मतलब ओके जब ओके। ये ब्रिक का मोल्डिंग किया गया था तो उसमें हवा घुस गया था। तो बेसिकली जो मोल्डिंग होते हैं, मोल्डिंग में हमें आजकल हम वाइब्रेटर यूज करते हैं, तो इसमें अगर कुछ एयर एंट्रैप्ट होगा तो निकल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से मोल्ड नहीं करोगे, अगर आप वाइब्रेट अच्छे से नहीं करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, इसके अंदर में एयर घुसा रहेगा, और एयर घुसा रहने पर इस तरह से हमारा मतलब ये तेरा मेरा हो जाता है, ठीक है। तो छाप का जो होता है ये जनरली हमारा रेन वाटर की वजह से होता है। कि अगर ड्यूरिंग मतलब बार्निंग, इसमें अगर बारिश हो गया तो ब्रिक में इस तरह से छाप आ जाते हैं। तो इस ब्रिक का पिक्चर्स को देख लेते हैं, ये जनरली अनइवन बना देता है। Okay, मैं इसको आपको करता हूँ छाप को। ओके, तो ये जनरली क्या होता है, डिफॉर्मेशन ऑफ शेप ड्यू टू रेन वाटर ऑन हॉट ब्रिक्स।
deformation of okay, deformation of the shape of bricks caused by rainwater falling on hot water. Okay, hot water, hot brick. Okay, during manufacturing ही होगा obviously. स्टूडेंट्स और एक बार थोड़ा सा रुक जाइए, मेरा कुछ डिलीवरी का कॉल आ रहा है. ओके, सो दीज आर द डिफेक्ट्स इन द ब्रिक्स. इसके अलावा हमारे पास जो है कि ये मेनली हम इसी डिफेक्ट्स को कंसीडर करेंगे. बाकी डिफेक्ट्स बहुत सारा छोटा मोटा हमेशा डिफेक्ट्स और डिफेक्ट्स निकलेगा अगर हम ढूंढेंगे तो. जैसे कि एक डिफेक्ट है, ठीक है, 10 नंबर का डिफेक्ट को इसको कंसीडर कर ही लेते हैं, वो है लेमिनेशन. लेमिनेशन, ओके. तो लेमिनेशन में क्या होता है, ये भी जनरली एंट्रैप्ड एयर के लिए होता है क्लेवॉइड्स में. ओके, और उसके वजह से क्या होता है, ब्रिक के ऊपर मतलब लेयर जैसा आ जाता है, लेमिनेशन आ जाता है उसके सरफेस के ऊपर. ओके, तो इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, जैसे इस तरह से caused by entrapped air in clay which causes laminar laminar that gets weathered out on exposure. ओके, इसका एक पिक्चर को देखने की कोशिश करते हैं हम. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका मतलब एक लेयर लेयर करके निकल चुका है. ठीक है, तो ये किसके वजह से हो रहा है कि इसके अंदर में एंट्रैप्ड एयर था, जिसके वजह से ये एज ए लेयर की तरह बन चुका था, अंदर अंदर लेयर की तरह ये कंस्ट्रक्ट हो रहा था. जब ये कुछ एक्सपोजर मिल गया तो वो धीरे धीरे करके निकल गया. ठीक है, तो ये है लेमिनेशन ऑफ ब्रिक्स. तो दीज आर द डिफेक्ट्स. ब्रिक्स के अंदर में जो डिफेक्ट्स है, तो ये सब डिफेक्ट्स को हम कंसिडर करते हैं.
ओके। फिर हमारे पास हमें देखना पड़ेगा ब्रिक्स का जो बॉन्डिंग है उसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। ब्रिक के अलग अलग बॉन्ड्स के बारे में हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो ये बॉन्ड्स जो है जनरली हमारा ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के पार्ट में भी आ जाता है। हम मटेरियल के अंदर में जस्ट ब्रिक को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को इस बॉन्ड के बारे में दिखा दूंगा। अलग अलग ड्राइंग होगा बॉन्ड्स में, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बिग बॉन्ड्स के बारे में। और आज हम यहाँ पे ही रुक जाते हैं। यहाँ पे हमारा डिफेक्ट्स को हमने कंसीडर किया और हमने यहाँ पे और कुछ कुछ चीजों को, जैसे कि हमारा जो टेस्ट है उस टेस्ट को हमने देख लिया। एक बार इस चीज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने जो भी टेस्ट देखा है, टेस्ट में से हमने पहला तो हमारा डायमेंशन टेस्ट था। डायमेंशन टेस्ट के लिए हमें एक साथ ब्रिक को कंसीडर करना पड़ता है। हमें 20 ब्रिक्स को एक साथ लेके डायमेंशन के लिए कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है। फिर सिमिलरली हमारे पास था वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट के लिए भी हम अलग अलग परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन को कंसीडर कर लेते हैं। हाउएवर ये भी बताया गया है कि सिर्फ वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट से हम नहीं बता सकते कि एक ब्रिक खराब है या अच्छा है, ठीक है। फिर आता है हमारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। ये हाउएवर एक डायरेक्ट टेस्ट है। यहाँ पे 6 नंबर्स ऑफ ब्रिक्स को कंसीडर किया जाएगा और ये फॉलोइंग हमारा जो भी हमारा डायरेक्शन है इस हिसाब से फॉलो करना होता है। और लोडिंग के बारे में भी हमें बताया गया है और कॉम्प्रेसिव टेस्ट को इस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ता है। फिर आता है रैपिड टेस्ट। जनरली 13 मेरा को हम कंसीडर करते हैं रैपिड टेस्ट में। इसमें एक फ्लैट सरफेस और ये वेज को कंसीडर किया जाएगा। फ्लैट सरफेस को ब्रिक को रखेंगे, वेज से हम मापेंगे कितना हमारा रैपिंग हो रहा है, कितना डिफॉर्मेशन है इसमें। फिर उसके बाद आता था हमारा ई फ्लोरोसेंस टेस्ट। जनरली ये हमारा ई फ्लोरोसेंस के बारे में तो हम जानते ही है, ये अल्काली की वजह से होता है और इसको टेस्ट किया जाएगा, पानी में डुबा के रखा जाएगा और अलग अलग टाइप ऑफ ई फ्लोरोसेंस को हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फिर उसके बाद कंसीडर किया डिफेक्ट्स ऑफ ब्रिक। डिफेक्ट्स में हम जनरली ओवर बर्निंग को एक डिफेक्ट कंसीडर कर लेते हैं। ओवर बर्निंग होने की वजह से ब्रिक जो है जनरली इसका शेप खराब हो जाता है और जनरली ये ज्यादा ही हार्ड हो जाता है, ठीक है। उसको वर्केबल नहीं होता वो ब्रिक, ओके। तो उसके बाद हमारा था अंडर बर्निंग ऑफ ब्रिक। अंडर बर्निंग क्या होता है, ये इसके वजह से क्या होता है, हाई वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, लो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हमें मिलता है। नेक्स्ट हमारा था ब्लोटिंग। ब्लोटिंग में हमने क्या कंसीडर किया कि यहाँ पे सरफेस में कुछ अनइवन फॉर्मेशन आ जाता है, स्पॉन्जी मास फॉर्म होते हैं और ये कारण होता है कार्बोनेशिएशन सल्फर मेटल प्रेजेंस के वजह से ब्रिक क्ले में। फिर आता था ई फ्लोरोसेंस। ई फ्लोरोसेंस टेस्ट भी होता है, ई फ्लोरोसेंस एक डिफेक्ट भी है। तो ई फ्लोरोसेंस जनरली हमारा एल्काली के प्रेजेंस के वजह से होता है और इस एल्काली के प्रेजेंस होने के वजह से यहाँ पे सरफेस में हमें इस तरह से व्हाइट पैचेस दिखाई देता है। इसको जनरली हम वाटर रिपेलेंट मटेरियल और डैम्प प्रूफिंग कोर्स प्रोवाइड करके रिड्यूस कर सकते हैं। फिर था हमारा ब्लैक कोर। ब्लैक कोर मतलब क्या है कि अगर इसके अंदर में बिटुमिनस मटेरियल रह गया और कार्बन मटेरियल रह गया जिसको जनरली अच्छे से मतलब बर्निंग से ये पूरा ऑक्सीडाइज नहीं होता है और अगर इम्प्रॉपर बर्निंग होता है तो अंदर का पोर्शन इस तरह से ब्लैक कंसिडर होता है और ब्लैक कोर हमें इस तरह से दिखाई देता है। फिर आता था क्रैक्स। क्रैक्स मतलब आप लोग तो जानते ही हो, क्रैक फॉर्म होते हैं, ये किसके कारण से होता है, जनरली लैम्प ऑफ लाइम और एक्सेस वाटर। अगर लाइम प्रेजेंट होता है वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और स्वेल करता है जिसके वजह से क्रैक फॉर्म होते हैं। पानी होने की वजह से जब हम उसको बर्न करेंगे पानी निकल जाएगा और श्रिंकेज होगा और जिसके वजह से क्रैक होगा, ओके। यहाँ पे फिर उसके बाद आता है स्पॉट्स। स्पॉट्स का कारण होता है सल्फाइड, आयरन सल्फाइड का प्रेजेंस के वजह से और ये जनरली देखने में खराब कर देता है पूरा चीज को, लेकिन इसके वजह से कोई भी स्ट्रेंथ में या इसका कोई फंक्शनैलिटी में डिफेक्ट नहीं आता। नेक्स्ट आता था ब्लिस्टर्स। ब्लिस्टर्स जनरली एंट्रेप एयर के लिए होता है। ड्यूरिंग मोल्डिंग में इस तरह से ब्लिस्टर्स होने पर क्या होगा कि इसके अंदर में एक बाबल जैसा फॉर्म हो जाएगा। सिमिलर चीज यहाँ पे लेमिनेशन में भी है, लेकिन लेमिनेशन में मोल्डिंग के वजह से नहीं। अगर क्ले के अंदर, क्ले के पोर्स में अगर
हमारा एयर है तब इस तरह से होगा। तो जो हमने टैंपिंग बोला था, एक अच्छे से टैंपिंग नहीं करने पर इस तरह का प्रॉब्लम दिखाई देता है। ठीक है, ये किसके वजह से होता है? एंट्रैप्ड एयर इन क्ले के वजह से होता है। ओके, और यहाँ भी ये एंट्रैप्ड एयर के वजह से होता है, लेकिन ड्यूरिंग मोल्डिंग में ये प्रॉब्लम होता है। ओके, और लास्ट में हम इस चीज को कंसीडर कर लेते हैं, वो है हम शाफ्ट्स। जो शाफ्ट्स है ये जनरली क्या होता है, रेन वाटर गिरने की वजह से हमारा हॉट ब्रिक में अगर रेन वाटर गिरता है तो हमारा इस तरह से शाफ्ट्स को हमें दिखाई देता है, हमें मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली यही सब चीजों को हमें देखना होता है जब हम कंसीडर करेंगे ब्रिक का डिफेक्ट्स, और ये सब चीज आता है हमारा जब हम कंसीडर करेंगे ब्रिक का टेस्ट के बारे में। ओके, तो बॉन्डिंग के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में कंसीडर कर लेंगे। मैंने सोचा था कि इसी क्लास में हम बॉन्डिंग को कंसीडर कर लेंगे। हाउएवर मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, बॉन्डिंग आप लोगों का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी इंक्लूड होना चाहिए। ओके, तो मैं इसको फिर भी यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल्स में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम इधर पे ही रुक जाते हैं। किसी का कोई डाउट है, मतलब कुछ है, तो आप लोग प्लीज मुझे मैसेज कीजिएगा। मैं ग्रुप में ही हूँ, आप लोग को मुझसे मेरा नंबर मिल जाता है, तो आप लोग प्लीज मुझे ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं या डायरेक्टली आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है एवरीवन, तो ओके सर, ओके, ठीक है, गुड नाइट सर। Okay, good night, sir.